हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है जो आइल्स 9 से हूँ। और आपको अगर इस रीडिंग की इंग्लिश में चाहिए आपको क्लैरिफिकेशन तो आप इंग्लिश वाले चैनल पे जा सकते हो जो कि आइल्स 9 है। सो ये रीडिंग आप देख सकते हो कि 23 सितंबर जो आइल्स एग्ज़ाम हुआ था इंडिया में, तो वहाँ पे ये आई थी रीडिंग पैसेज 1 और इसका नाम है अहेड ऑफ इट्स रीडिंग ऑफ इट्स टाइम। जब भी आपको रीडिंग पैसेज मिलता है सबसे पहले उसका टाइटल पढ़ना चाहिए, तो सो डेट कि थोड़ा आपको लगे हाँ यूज टू हो जाते हो कि हाँ भाई हमें आ रहा है कि हम अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये लाइन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ए चांस डिस्कवरी इन न्यूजीलैंड हैज़ चैलेंज्ड दैट कंट्रीज रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा ये बताया है, अदरवाइज हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। रीडिंग आ गई है हमारे हाथ में, उसके बाद मैं यहाँ नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपको गाइड करती हूँ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट जाके देखिए पहले किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। अब इस रीडिंग में पहले 4 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, दूसरा है कंप्लीट द फ्लो चार्ट है, और इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं कि नो मोर देन 2 वर्ड्स मीन्स 1 वर्ड भी यूज हो सकता है, 2 वर्ड भी यूज हो सकता है, एंड इन नंबर भी आ सकता है, और साथ में और अकेला नंबर भी आ सकता है। इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है। एंड तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो है हमारा कंप्लीट द नोट्स। यहाँ पे 1 वर्ड की लिमिटेशन दी है, मीन्स फिलिंग द ब्लैंक ज़्यादा है, और दूसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ओनली 4 हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं इसको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे करना है ये मैं आपको पूरा क्लियर बताती हूँ। देखो, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने के लिए इस इंस्ट्रक्शन को समझना है। मैं पहले क्वेश्चन के साथ ही स्टेटमेंट के साथ ही सब समझाती हूँ, इसका ये भी साथ में ही समझ में आ जाएंगे। तो जब भी हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, इसका मीनिंग समझो, उसके बाद मैं निकालूंगी कीवर्ड। ये कीवर्ड जो है ये कीवर्ड जो है हमें ये पैसेज के अंदर लोकेशन पे ले जाएंगे। अगर हमें लोकेशन मिल जाती है तभी तो हम आंसर ढूंढ पाएंगे ना, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अगर लोकेशन ही नहीं मिलती है तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे। अब एक और बात, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो पहले 4 क्वेश्चन है, तो हम इन क्वेश्चंस को पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे। अगर पहले में नहीं मिलता है सपोज, तो या तो ये नॉट गिवन हो सकता है या फिर सेकंड पैराग्राफ में जाना होगा। ठीक है, इसके 2 ही ऑप्शन है। अब बात हम कर रहे थे कि हमने इसका मीनिंग समझ लिया, हमने कीवर्ड्स निकाल दी लोकेशन के लिए। अब लोकेशन मिलने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पढ़ ली पैसेज में, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बताती हूँ, ये तो हर कोई बता देता है कि ये ट्रू तब होगा, फॉल्स नहीं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बताओ आप कि ये जो रिवर का नाम है, अगर ये अक्सर फ्लडिंग इसमें आती रहती है तो ये होगा ट्रू। ठीक है, अगर इसमें फ्लडिंग 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार आती है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑफन का मतलब समझना है, सब कुछ मिलने के बाद हम इस ऑफन को मैच करेंगे। ठीक है, और अगर इस रिवर के बारे में तो लिखा है पर फ्लड आने की बात नहीं लिखी है तो भाई ये नॉट गिवन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ फर्स्ट पैसेज में, और फर्स्ट पैसेज में इस कीवर्ड को ढूंढते हैं जो कि ये रिवर का नाम बोल रहे थे, और फ्लड वर्ड भी दिया है, और फ्लड यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। इट मीन्स हमें सारी लाइन्स पढ़नी है। अब हिंदी में तो मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश वाली वीडियोस ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश का ही एग्जाम देना है। बट डजेंट मैटर, एक बार हिंदी में समझ के जाओ, फिर बाकी प्रैक्टिस तो इंग्लिश में ही आपको करनी है। ठीक है, तो कीवर्ड मैंने ये देख लिया, अब इसको पढ़ना तो होगा। ठीक है, तो 1 यहाँ से पढ़े, यहाँ से, बिकॉज ये तीसरी ही लाइन है तो यहाँ से पढ़ना ज़्यादा बेटर है। 1 अक्टूबर आफ्टरनून ए यंग न्यूजीलैंडर सैम टॉबिन, ये पर्सन है, उसने कॉल्ड हिज डॉग एंड वेंट फॉर ए वॉक डाउन टू द नियर बाई दिस रिवर, हैविंग बीन वेरी हाई फॉर डेज द रिवर हैड एट लास्ट फॉलन। Tobin was eager to see what changes the floods had brought. The family farm borders the river, okay, and 4-meter high flood bank testified to its natural tendency to flood. अब मैंने आपको पूरा पैराग्राफ दिखाया, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी साथ साथ में। PDF वगैरह की जरूरत नहीं, यहीं पे मेरे वीडियो के साथ ये फुल पैराग्राफ है, इसमें से आप वो आंसर के लिए डिसाइड करना है। आई विल शो इट टू यू। हाँ, जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, ब्यूटीफुल कमेंट भी डालना है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो ये क्वेश्चन है। अब ये पूरा पैराग्राफ है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तो आप साथ साथ में इसको डिसाइड करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, नॉट गिवन है। मुझे ये सभी वर्ड्स मिल गए, मैंने इसको समझ भी लिया कि टोबिन नाम का लड़का अपने खेतों पे फार्म बॉर्डर्स पे रिवर के साथ जो लगा था वो 4 मीटर हाई फ्लड बैंक टेस्टिफाइज को देखने गया था, ये सब, और जो कि नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लड है। तो जो रिवर है, ये बैंक है, रिवर का बैंक है, ये नेचुरल टेंडेंसी की वजह से इसमें फ्लडिंग हो रही है। नेचुरल टेंडेंसी मीन्स रिवर में फ्लडिंग आती रहती है, तो इट मीन्स ये अपना आंसर हुआ ट्रू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं ये तो लिखा ही नहीं है मैडम, ये तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं, ऑफन नहीं लिखा, ये नॉट गिवन होगा, तो आप नॉट गिवन लगा सकते हो, बट इसका आंसर ट्रू ही है बिकॉज ऑफ दिस। ओके, टेस्टिफाई टू इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लड। ठीक है, फर्स्ट हुआ हमारा ट्रू। सेकंड पे चलते हैं। व्हेन टोबिन फर्स्ट फाउंड द ऑब्जेक्ट, अभी हम आगे चल रहे हैं। व्हेन टोबिन फर्स्ट फाउंड द ऑब्जेक्ट इन द रिवर, ओके, ही मिस्टूक इट फॉर समथिंग एल्स। ओके, जब रॉबिन को रिवर में कोई ऑब्जेक्ट मिला पहले, फर्स्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो उसने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि समथिंग एल्स समझने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया। तो एक के बाद एक लोकेशन मिलेगी, जहाँ पे पहली मिली दूसरी लोकेशन उस क्वेश्चन की लोकेशन के बाद मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो अभी उसने बोला कि टोबिन, अब यहाँ से पढ़ते हैं, टोबिन स्टेप्ड आउट ऑन ए ब्रॉड शोल्डर ऑफ द रिवर, रिवर की बात हो रही है यहाँ पे, सैंड वेयर ही नोटिस, उसने कुछ नोटिस किया, मतलब फाउंड हो गया। वट ही इनिशियली, इनिशियली मीन्स फर्स्ट हो गया, टुक टू द वाइटिश रॉक लिट बाय द सन, तो उसने इनिशियली जब रॉबिन वहाँ गया घूमने, तो टोबिन ने फर्स्ट फाउंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट नहीं लिखा उसने, कुछ इनिशियली टुक टू बी अ वाइटिश रॉक, सो इसको ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है इन द रिवर। ही मिस्टूक, उसने उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई फॉर समथिंग एल्स। अच्छा, देन गेटिंग क्लोजर ही रियलाइज्ड इट वाज ए बोन, तो पहले उसने इनिशियली जब उसने देखा वाइटिश रॉक, उसने सन के साथ वो चमक रहा है, तो फिर मतलब उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रू है। बाद में जब थोड़ा नज़दीक आया तो उसने देखा कि वो बोन है। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। टोबिन कुड नॉट डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी केम फ्रॉम, टोबिन डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन से पार्ट बॉडी ऑफ द बोन केम फ्रॉम, कुड नॉट डिसाइड। तो दिस विल, पहले हम ढूंढेंगे बॉडी, द बोन एंड ऑल, तो यहाँ पे हम बोन की बात हो गई। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ह्यूमन बोन इज ऑल्सो देयर, तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सी बॉडी का बोन है वो। अच्छा, ये देखना है। तो सच ए थिंग वॉज नॉट अनकॉमन, ही हैड ऑफन कम अक्रॉस फ्रेगमेंट्स ऑफ काउज, बट ही एज ही स्क्रैप्ड असाइड द स्टोन्स ही रियलाइज इट वॉज ए ह्यूमन बोन। ही रियलाइज, उसने तो रियलाइज कर लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि ये ह्यूमन बोन है, और उसके बाद फिर स्कल भी लिखा, समथिंग क्वाइट न्यू इन हिज एक्सपीरियंस, एज ही पिक्ड इट अप ही सॉ इट वॉज ए स्कल डिसकलर्ड विद एज। ओके, तो उसने रियलाइज किया कि ये ह्यूमन बोन है, देखो। और अच्छा, उसको ये भी पता चल गया स्कल, स्कल कहाँ होता है, जो अपना फेस वाला, जो ऊपर जो सिर वाला जो पार्ट होता है, उसके स्केलेटन को स्कल बोलते हैं। तो कुड नॉट डिसाइड, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ तो उसने बोला, इसने रियलाइज कर लिया ह्यूमन बोन है और वो स्कल है, यहाँ बोल रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी, नहीं कर पाया था, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा भाई। वो तो डिसाइड कर पाया था कि इसको पता चल गया था ये स्कल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, टोबिन्स मदर वॉज सरप्राइज, अब उसकी मदर के बारे में पढ़ना है। अब क्वेश्चन पूरा डिपेंड करता है अगर उसकी, वेदर हिज मदर वॉज सरप्राइज और नॉट, कि उसकी मम्मी सरप्राइज थी या नहीं थी। अगर सरप्राइज थी तो ट्रू, और अगर नहीं थी तो फॉल्स। अगर वो बात ही नहीं हो रही, उसकी मदर का रिएक्शन और उसकी वजह से ये जो हुआ था वो है कि नहीं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो हम इसको नॉट गिवन लगाएंगे। और उसके बाद डिबेट अमंग स्पेशलिस्ट, दीज वर्ड्स, ये मदर, दिस एंड दिस, ये हमें लोकेशन पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मदर मुझे यहाँ पढ़ने को मिल रहा है, वट द रिवर हैड डिलीवर्ड टू देयर डोर स्टेप, इट वुड प्रूव टू बी ए spectacular find setting in motion and investigation by some of the country's most respected specialist. Word is also there. See this, debate among specialists, investigation, setting in motion by country's most respected specialist, and ultimately challenging our most family assertion. So बहुत सारी चीज़ें दी हैं,
बट यहाँ पे उसकी मदर की सरप्राइजिंग थिंग वगैरह नहीं दिया, तो मैं इसको नॉट गिवन लगा दूंगी। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट मतलब ये इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली थी, इसको भी कैसे करना है पहले मैंने पढ़ लिया। टोबिन फाउंड ए ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल हमने पढ़ लिया था उस पैराग्राफ में। उसके बाद ये इवेंट्स दे रखे हैं क्योंकि ये फ्लो चार्ट है। अब उसने 5th नंबर बोला है, द डैश वर इनिशियली इन्वॉल्व इन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ द स्कल। द डैश, जो एक और बात बताती हूँ, ये टिप्स है। द डैश जो ब्लैंक होता है उससे पहले और इधर वाला वर्ड, पहले और बाद वाला वर्ड जो होता है ना, वो भी कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं हमें आंसर ढूंढने में। ठीक है, तो एक्सप्लेन द प्रेजेंस वर इनिशियली, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड। उसके बाद फेरिस को भी ढूंढना है, दिस नाम और दिस नाम, ये तीनों नाम हमें लोकेशन पे ले जाएंगे। यहाँ पे चलते हैं, ह्यूमन स्कल के बारे में इसमें हो गया था, ये इवेंट है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, द डैश वर इनिशियली इन्वॉल्व इन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ द स्किल। ओके, ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, मदर वाला। इट वुड प्रूव टू बी ए स्पेक्टेकुलर सेटिंग इन मोशन इन्वेस्टिगेशन, कंट्रीज मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पेशलिस्ट एंड अल्टीमेटली चैलेंजिंग। सो आप लोग इसको उठा के लगा दोगे स्पेशलिस्ट, ये इन्वेस्टिगेशन बाय सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट स्पेशलिस्ट, बट इनिशियली नहीं मिला है मुझे, अल्टीमेटली चैलेंजिंग। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देखो अभी एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ, आप उसको नोट करो। देखो मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, देखो आप इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ। ये इस पैराग्राफ में क्या आपको ये लाइन सेम दिख रही है? द पुलिस वर इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स इनिशियली। ठीक है, मतलब सेम तो नहीं है, इमीडिएटली मतलब तो बिल्कुल इमीडिएटली, वर इनिशियली कॉल्ड बट डिस्पाइट ए थोरो सर्च कुड फाइंड फाइंड नथिंग दैट माइट शेड लाइट ऑन आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ द स्कल। सो ये लाइन हमारी ये होगी। और इसको अगर देखो, मैंने बोला था ये वर्ड और ये वर्ड, ब्लैंक के आगे पीछे वाले वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम यहाँ पुलिस लगाएंगे। मैंने ऊपर ट्राई की थी मैच करने की, बट कुछ नहीं मैच हुआ मुझे, इसलिए मैं इस लाइन इस पैराग्राफ पे आ गई। ठीक है, अभी हमें ढूंढना है फेरिस कहाँ लिखा है और कोलमेयर कहाँ लिखा है। अब ये पेज पूरा हुआ, हम नेक्स्ट पेज पे। आपको कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं है, मैं पूरा पैराग्राफ आपको दिखा रही हूँ और क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड है वो दिखा रही हूँ। ठीक है, डॉक्टर फेरिस ने क्या बोला, बिलोंग टू ए फीमेल, फीमेल भी ढूंढ लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग हैम्पर्ड बाय डैमेज इनकम्प्लीट इन कंडीशन, द जॉ बोन एंड लोअर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द दिस वर मिसिंग, डॉक्टर फेरिस डिटरमाइंड द स्कल वाज दैट ऑफ ए फीमेल। ये लोकेशन भी मिल गई, लोकेशन को पढ़ते चलो और आगे आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलती चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर कोयल मेकर। अब कोयल मेकर हु बिलीव दैट द डेटोरेशन ऑफ द बोन प्लेस द टाइम ऑफ डेथ बिफोर लिविंग मेमोरी and most significantly it would turn out the skull appeared to be European in origin। ओके, तो थोड़ा अब मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। ये हमें ढूंढना है कोयल मेयर सजेस्टेड इट वाज ए स्कल, इट वाज ए, सो इट वाज ए इज नॉट, ए वर्ड इज नॉट गिवन एक्चुअली। he believed what he suggested, what this person suggested, and most significantly it would turn out the skull appeared to be European in origin। so ये बोल रहे हैं कि कॉल मेकर सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया कि ये किसकी स्कल थी, तो यहाँ हम लिखेंगे यूरोपियन। ओके, 7th डॉक्टर वॉट। डॉक्टर वॉट अभी इस पैराग्राफ में नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, मुझे दिख रहा है ये वर्ड। सो पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ चलते जाओ और आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, अब ये हमें ढूंढना है उसने क्या रिकमेंड किया, टू एस्टेब्लिश। तो ये टू वर्ड भी दिया है, टू एस्टेब्लिश द स्किल सेट, स्कल की जो एज जानने के लिए उसने क्या रिकमेंड किया, पढ़ लेते हैं। डॉक्टर वॉट ऑल्सो एग्जामिन द स्कल एंड सजेस्टेड इट बिलोंग टू 40-45 year old। ही बिलीव इट कुड रिमेन द फार्म बुरियल बट वॉज नॉट सर्टेन एंड प्रपोज द यूज ऑफ, टू वर्ड इज ऑल्सो देयर, एंड प्रपोज्ड द यूज ऑफ, प्रपोज मीन्स रिकमेंडेड the use of radiocarbon dating to make sure it wasn't a recent death। to establish skull age means वो इतना लगा रहा था पहले but he was not certain, तो इसलिए उसने क्या प्रपोज किया, ये लगा दो वर्ड, तो ये उसने यूज़ करने के लिए बोला और यहाँ पे हमें चाहिए था यही। ठीक है, तो देखो मैंने सेम वर्ड यहाँ से लिख दिया है, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, 2 वर्ड्स हो गए अपने। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं, ए बोन डैश वॉज सेंट टू जीएनएस। अब नेक्स्ट जो चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, इवेंट चल रहा है, वो जीएनएस वर्ड ढूंढना है। जीएनएस मुझे यहीं इसी पैराग्राफ में मिल गया, देखो अभी आप,
अभी ए बोन डैश वॉज सेंट टू द जीएनएस। ओके, बोन क्या, सो जीएनएस की फुल फॉर्म इन्होंने दे दी है, वॉज कॉन्टेक्टेड एंड प्रोवाइडेड विद अ सैंपल ऑफ बोन। सी दिस ए बोन सैंपल, इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ सैंपल आ जाएगा। ए सैंपल वॉज सेंट टू द जीएनएस। 7th वाला आ जाओ, द एज ऑफ द स्कल वॉज अबाउट, अब ये स्कल की एज के बारे में बता रहे हैं। वॉज अबाउट मीन्स अबाउट, अप्रोक्सीमेटली हो सकता है और बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताया। अब एज के बारे में बात हो रही है। ईयर्स लिखा है, देखो ईयर्स लिखा है, ये ईयर्स, ठीक है, ईयर्स। अब आप सोचेंगे ये कौन सा होगा, तो हम पढ़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली होता है अबाउट, एग्जैक्टली नहीं लिखा है। तो जो ऊपर से अगर इवेंट को चलते चलो तो हमें ये यहाँ से पता चल रहा है, रेडियो कार्बन एज अप्रोक्सीमेटली 296, तो हम यहाँ 296 ईयर्स लिख देंगे। 200 क्यों नहीं लिखेंगे, देखो दिस वॉज स्टैगरिंग फॉर द स्कल वॉज अबाउट 200 ईयर्स ओल्डर देन डॉक्टर। सो डॉक्टर के साथ कंपेरिजन हो रही है कि इस डॉक्टर ने ये 200 बताई है, और जो डॉक्टर वॉट जो जीएनएस सैंपल का बात चल रहा है उसने 296 ईयर्स बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 क्वेश्चंस पूरे हुए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये देखो, कंप्लीट द नोट्स वन वर्ड का मतलब होता है कि ए भी साथ में अगर लगा दोगे ना, ए बॉक्स, तो वो भी 2 वर्ड में काउंट होगा, तो आंसर ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऑफ भी लगा दोगे, इन भी लगा दोगे तो भी रॉन्ग है। बॉक्स चाहिए तो बॉक्स ही चाहिए, 1 वर्ड चाहिए तो 1 वर्ड ही चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको भी ऐसे ही लाइन वाइज लाइन पढ़ते चलेंगे, लोकेशन पे चलते चलेंगे। ओल्ड बोन्स कॉमन इन न्यूजीलैंड, मोरी लिविंग देयर, लिविंग मीन्स पीपल भी लगा सकते हैं। 800 ईयर्स हमें ढूंढना है। रेंगा स्कल सरप्राइजिंग बिकॉज, सो सरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ इट्स एज, जेंडर, सो एज भी दिया है, जेंडर भी दिया है, बीच का कोई एक वर्ड हमें ढूंढना है। अब ये पैराग्राफ हम कर चुके हैं, अब उससे नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, जो कि हमें क्या ढूंढना है, अब 800 ईयर्स ढूंढना है। देखो अभी इसमें हमें 800 ईयर्स, और जो कि मुझे 800 ईयर्स यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। ओल्ड बोन्स कॉमन इन, ओके, मोरी के बारे में भी लिखा है। मोरी पीपल हैव बीन लिविंग इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 800 ईयर्स एंड साइंटिस्ट फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस ह्यूमन रिमेन्स ऑफ कंसिडरेबल एज। ओके, the fascinating question means surprising question, something you can just match it, try to match. How a skull of this race, no age, देखो ये मुझे age दिख रहा है, चलो यहाँ से पढ़ते हैं। एंड साइंटिस्ट फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस ह्यूमन रिमेन्स ऑफ कंसिडरेबल एज आ गया। फिर उसके बाद है द फैसिनेटिंग क्वेश्चन हाउएवर वाज हाउ ए स्कल ऑफ दिस रेस। ओके, और जेंडर यहाँ मैं देख सकती हूँ, तो जेंडर है, एज है, तो हम और तो कुछ मैच नहीं हो रहा है, स्कल तो लिखा ही है, तो हम इस रेस वर्ड को यहाँ डाल देंगे और देखो फिर मैच हो रहा है या नहीं। एज, रेस एंड जेंडर प्रॉपरली मैच हो रहा है। देखो ना, उससे आगे वाला ब्लैंक, मेंडेना एक्सपीडिशन। सो मैं तो कीवर्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आंसर्स को ढूंढती हूँ, आप भी ऐसे ही फॉलो करो, आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। पॉसिबल सोर्स ऑफ स्कल, ये इसको ढूंढ रहे हैं, बट प्रोबेबली डिड नॉट विजिट न्यूजीलैंड। एविडेंस ऑफ दिस एक्सपीडिशन फाउंड एल्सवेयर बाय मीन्स यहाँ पे कोई पर्सन्स या पर्सन का नेम हो सकता है, नेम हो सकता है या कैटेगरी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ हमारा पूरा हुआ था। अब मैं मेंडेना ढूंढ रही हूँ, मेंडेना मुझे इस पैराग्राफ में दिख रहा है इजीली, आप भी देखो। अभी मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। अब मेंडेना वाला मैंने क्वेश्चन आपके सामने शो किया है, तो अब पढ़ते हैं मेंडेना एक्सपीडिशन। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट नॉन यूरोपियन वुमेन इन द पैसिफिक केम विद डूम्ड कॉलोनाइजिंग वेंचर विच सेल्ड फ्रॉम पेरू, दिस अंडर द कमांड ऑफ स्पेनिश कैप्टन मेंडेना। However, it is unlikely that Ruhamanga skull originated from this expedition because no evidence of Mendana ship has ever been found in New Zealand. New Zealand is also word is there. So you can see this कैसे paraphrasing उन्होंने किया है आइल्स राइटर ने। न्यूजीलैंड में कोई एविडेंस नहीं मिला, प्रोबेबली डिड नॉट विजिट न्यूजीलैंड। उसके बाद की बात है while a team of archaeologists working in the Solomon Islands discovered the remains of European vessels. Okay, evidence of this expedition found elsewhere means कहीं और, तो ये कहीं और मिला है इसका एविडेंस। तो किसने ढूंढा था? ये आर्कियोलॉजिस्ट हम लिख देंगे आंसर में। जो स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग आप इसको लिखोगे ना। नेक्स्ट पे चलते हैं।
न्यूजीलैंड फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर अराइव्ड इन 1642, और ये 2 डेट्स और ये पर्सन के नाम ढूंढ लो, आपको लोकेशन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट पैराग्राफ मैं देख सकती हूँ, 1806 भी मिल गया है, और क्या ढूंढना था, 1642 यहाँ था ऊपर वाले पैराग्राफ में। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि ये पर्सन के नेम भी यहीं है, तो यहीं लोकेशन होनी चाहिए। चलो अभी पढ़ते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। देखो इसको मैंने जैसे फर्स्ट यूरोपियन अराइव्ड इन 1642, उसके बाद ये 2 पर्सन है अराइव्ड इन 1806। 2 centuries were to pass before the first recorded यूरोपियन। देखो ये वर्ड पूरा दिया हुआ है, हम पूरा मैच करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली छोटा छोटा यहाँ लिख दिया, पूरा इवेंट बना के दिया आपको। फर्स्ट रिकॉर्डेड यूरोपियन explorer arrived in 1642, okay. Herget and this arrived in 1806, okay. But both having escaped from prison in Australia, Kathleen this and are known to have reached the country in 1806. So आगे पढ़ते हैं, from dash where they had been imprisoned. So imprisoned word here यहाँ पे था, तो कहाँ, from ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है, सोचना ही नहीं कुछ भी। अब 13th पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है रुंगेस्किल मे हैव रीच्ड न्यूजीलैंड इन 17th century आफ्टर ए डैश, ओके। अब 17th century हमारा तो ये पैसेज ही खत्म हो गया, 17th century कहाँ मिलेगा? अब ये मैं थोड़ा आपको आइडिया बताती हूँ। ये तो 17th century नहीं है, ये 18th century है, ये 17th century, बट ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो लेकिन हमारा लोकेशन यहाँ था 12th का, तो हमें यहाँ मिलना चाहिए। तो अब 17th century को कैसे ढूंढें? सो ये क्वेश्चन पूछा है, मे हैव रीच्ड न्यूजीलैंड इन 17th century आफ्टर ए डैश, ओके। तो अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि ये 1806 में ये लोग आए। हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस? ये देखो ये सेम वर्ड यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, और विच अपियर्स टू बी अबाउट 100 years ओल्डर देन डेट। वो लग रहा था कि जैसे ये 1806 में आए थे, और ये जब वो ऐसा लग रहा था 100 years, वो 100 साल और भी पुराना है। जब ये 1806 में आए थे तो इनको और भी पुराना, मतलब ये 17वीं सदी की बात कर रहे होंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से डैट सर्टेनली, बट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन इज दैट टू से विथ सर्टेनली। कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन बता रहे हैं, बट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन इज दैट स्पेनिश और पोर्चुगीज ट्रेडिंग वॉज वॉश्ड ऑन टू दीज वाइल्ड शोर्स। एज ए रिजल्ट ए वर्ड इज ऑल्सो देयर। सो आफ्टर एज ए रिजल्ट वर्ड अगर हम मैच करें तो मैच नहीं हो रहा है, बट थोड़ा और पढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ ए शिपरैक, आफ्टर ए शिपरैक, ये प्रॉपर मैच होगा कि शिपरैक मतलब जहाज टूटने के बाद ये न्यूजीलैंड में 17th century पहुँचे होंगे। शिपरैक यहाँ लिख दिया, तो इसके साथ ही हमारी ये रीडिंग खत्म हुई। थैंक यू सो मच।